इंडियन सोसाइटी पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट रहा है? राइट, ये बड़ा सवाल है। और अक्सर जो सिनेमा के इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि सिनेमा का एक बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट सोसाइटी को बनाने में और चलाने में रहा है। और सिनेमा को हम लोग तीन बड़े बिंदुओं में बांट सकते हैं। एक, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिनेमा एक मनोरंजन का स्रोत है, जिसको हम लोग कमर्शियल या लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया हुआ सिनेमा कहते हैं। जिसमें इन जनरल जिसको हम लोग मसाला सिनेमा या बड़ा सिनेमा कहते हैं, जो बड़े पर्दों पे लगता है और पॉपुलर होता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसमें हम लोग सोच लीजिए कि मनमोहन देसाई से लेकर सुभाष घई से लेकर तो अभी करण जौहर तक ऐसे बड़े नामों को मानते हैं और समझते हैं कि ये वो फिल्में हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उस स्पेक्टेकल की वजह से, उस संगीत की वजह से, वो जो जिस तरह का की फाइट सीक्वेंस और एक्शन और ड्रामा करते हैं उसकी वजह से आकर्षित करते हैं और मनोरंजन का एक बड़ा सोर्स है। उसमें शोले जैसी एक बड़ी फिल्म आती है, डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में हैं, या अभी के समय में एनिमल और छावा जैसी फिल्म है जो इन जनरल जिसको हम लोग मसाला सिनेमा कहते हैं, जो खास करके मनोरंजन के लिए बनती है और लोग उस पर बड़ा आकर्षित होते हैं और वही मेजर सिनेमा हिंदी रहा है। लेकिन उसके अलावा भी एक सिनेमा हम लोग मानते हैं कि जो हिंदी सिनेमा ने दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल सिनेमा या अल्टरनेटिव जोन ऑफ सिनेमा या मीनिंगफुल सिनेमा या सिनेमा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम काइंड ऑफ अ सोशल कॉज which will not have similar kind of tendency which the masala film will have, but some kind of an alternative model. वो एक बड़ा एक सिनेमा है। और खास करके आप 60 क्या उससे पहले भी अगर देखेंगे तो ये जो खास करके बड़े डायरेक्टर्स रहे हैं, बिमल रॉय जैसे लोग रहे हैं या महबूब खान रहे हैं या गुरुदत्त साहब रहे हैं, इन्होंने एक मीनिंगफुल सिनेमा भी बनाया है। तो और उसके बाद फिर 60 और 70 के दशक में आपके पास गोविंद निलानी है, श्याम बेनेगल है, सई परांजपे है, गौतम घोष है। इन्होंने जो जिस तरह का सिनेमा हमको दिया है वो बहुत सोशली सेंसिटिव रहा है। गरीबी के सवाल हो या महिलाओं के प्रश्न हो या अनएम्प्लॉयमेंट के प्रश्न हो या करप्शन जैसी जो चीज़ें हैं, उसको बहुत खूबी से उन्होंने पर्दे पे लाया है। तो एक मीनिंगफुल सिनेमा हम लोगों को 70 और 60 के दशक में दिखता है, जिसमें हम लोग फिल्में लेते हैं जैसे बहुत सारी उसमें फिल्में जैसे बाजार लीजिए आप, या मंडी लीजिए, या सूरज का सातवां घोड़ा जैसी खूबसूरत फिल्में बनी है। तो ये जो एक पैरेलल स्ट्रीम रही है, वो थोड़ा सा उस मसाला सिनेमा का क्रिटिक की तरह उसे आता है। जो सुपरस्टारडम के आधार पर फिल्में बनती थी उससे अलग एक फिल्म बनती थी, और खास करके एक निश, एक मिडिल क्लास या इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए फिल्में बनती थी, या जो जिसको हम लोग फेस्टिवल में दिखाते थे उस तरह का एक फिल्म था जो क्रिटिकल था। तो ये दो मेजर पड़ाव रहा है। एक तीसरा पड़ाव पे मानता हूँ वो भी था जिसको हम लोग कहते हैं कि एक मिडिल क्लास सिनेमा, जिसमें दोनों का एक मिक्स होता था। जैसे मैंने कहा कि गुरुदत्त साहब का नाम अगर लेंगे या राज कपूर साहब का नाम लेंगे, तो अगर आप उनकी शी 420 देखते हैं या जागते रहो देखते हैं, आवारा देखते हैं, ये जो फिल्में थी वो कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट लेबरर था उस वक्त का, उसके कहानियों की इर्द गिर्द घूमती थी। उसमें गरीबी का जो सवाल था वो बहुत मुख्य सवाल था। माइग्रेशन का सवाल था, शहर जो जिस तरह के नए शहर आ रहे हैं उसका एक बड़ा सवाल उन फिल्मों में उठाया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो मीनिंगफुल से, जैसे एक अच्छी फिल्म थी बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन, वो कमर्शियल फिल्म थी, इंटरटेन करती थी, लेकिन साथ साथ जो सामाजिक सवाल है उसको भी बहुत बेखूबी से उठाती थी, बहुत बड़ा अच्छा संगीत देती थी और क्रिटिकल होती थी उस वक्त के समाज को लेकर। तो ये जो फिल्में उस वक्त थी, जिसमें हम लोग आज की तारीख में लापता लेडीज जैसी फिल्म बनी उसी आधार पर, या एक 80 के दशक में अगर आप देखेंगे जाने भी दो यारो, इस तरह की फिल्में थी जो इस तरह के विचारों को लेकर काम करते थे। तो इस तरह का एक बड़ा नुआंस्ड एक माहौल हिंदी सिनेमा में रहा है, जो केवल कमर्शियल आधार पर नहीं बनती थी फिल्में। उसमें क्रिटिकल, एक अल्टरनेटिव सोर्स, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और वो एक बड़ा पायदान रहा है। मैंने अपने काम में जिस तरह के सिनेमा में देखता हूँ उसमें ये एक सवाल भी उठाता हूँ कि इतना खूबसूरत एक माहौल रहा, 110 साल का बड़ा इतिहास है जिसमें तरह तरह के राजनीतिक विश्लेषण रहे हैं सिनेमा के, कि जब माना जाता है कि जब दादा साहेब फाल्के फिल्म बना रहे थे 1913-1914 के आसपास, तो माना जाता था कि जो राष्ट्रीय आज़ादी का जो आंदोलन है, खास कर गांधी जी के आने के बाद,
तो उसमें कहीं न कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना की जा रही थी और माना जाता था कि फाल्के कहीं न कहीं अपनी फिल्मों के माध्यम से जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाना चाहते थे और इसलिए माइथोलॉजिकल सिनेमा का बड़ा पदार्पण हुआ और उसमें जो हिंदू माइथोलॉजीज है उसको लेकर बड़ी फिल्में बनी, चाहे राजा हरिश्चंद्र ही क्यों ना हो या फिर राम राज्य क्यों ना हो या कीचक वध क्यों ना हो, कई सारे फिल्में इस आधार पर बनी कि हमारी संस्कृति के अंदर वो कहानियां हैं जो लोगों को आकर्षित कर सकती है और संस्कृति के साथ जुड़ के फिल्में बन सकती है। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के साथ भी जुड़कर एक फिल्मों का दौर वहां पर हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि 50 और 60 के दशक में जिसको हम लोग हिंदी का गोल्डन एज कहते हैं, जैसे मैंने सारे नाम लिए, गुरुदत्त साहब, बिमल रॉय, राज कपूर, चेतन आनंद, ये सब बड़े लोग क्लासिकल सिनेमा बनाने वाले, इन्होंने भी जो जिसको हम लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद की एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, नेहरूियन सोशलिस्ट एक वैल्यूज देश के अंदर आ रहे हैं, तो उसके साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाकर, उसके साथ कहीं ना कहीं एक मिलाप बनाकर जो सिनेमा आया वो बहुत खूबसूरत सिनेमा था। जैसे मैंने कहा कि वुड पॉलिश जैसी फिल्म हो या दो आंखें बारह हाथ जैसी फिल्में हो, वो जो राष्ट्रीय आंदोलन का नींव थी, जिसको हम लोग सेक्युलरिज्म कहे, सोशलिज्म कहे, इसके आधार पर फिल्में बनना शुरू हुई थी और खूबसूरत फिल्में उस वक्त बनी। और फिर इसका जैसे मैंने कहा कि पैरेलल सिनेमा भी वो दर्शाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं सिनेमा सामाजिक जो कुरीतियां है उसको दर्शाने का काम करती है। उसमें जो मैं अपना एक आयाम रखता हूँ वो ये है कि इतना खूबसूरत 110 साल का इतिहास रहा, लेकिन इसमें जो सामाजिक बुराइयों की जब बात आती थी, चाहे वो मसाला सिनेमा हो या अल्टरनेटिव सिनेमा हो या उसके बाद का मध्यम मार्ग का जो सिनेमा हो, उसमें कहीं ना कहीं जाति का सवाल हमेशा नदारद रहा, एब्सेंट रहा, या अगर आया भी तो कहीं ना कहीं उसको वो तवज्जो नहीं दी गई, मेन स्ट्रीम स्पेस नहीं दिया गया जो बाकी सवालों को दिया जाता था। तो आप देखेंगे कि 1900 आज़ादी के पहले एक फिल्म आपको दिखाई देती है जो जाति के सवाल पर बनती है, वो है अछूत कन्या, हिमांशु राय की फिल्म। और वो फिल्म ऑफ कोर्स थोड़ा एक गांधीयन मॉडल है उसके अंदर कि कहीं ना कहीं समरसता के आधार पर जाति का सवाल कैसा सॉल्व किया जाए, इसकी कोशिश उस फिल्म में होती है। या आज़ादी के बाद आप सुजाता जैसी फिल्म देखते हैं, वो बिमल रॉय की फिल्म, जिसमें अगर फिर से आप वही उस तरह का एक जो गांधीयन मॉडल है उसके आधार पर किस तरह का जाति निर्मूलन का काम हो सकता है वो कोशिश करते हैं। लेकिन आप वहीं देखिए कि उस वक्त भी आज़ादी के समय में भी एक बड़ा आंदोलन देश भर में जाति उन्मूलन के लिए रहा है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बड़ा नाम रहा है और वो आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत सक्रिय थे और सामाजिक उत्थान के लिए भी लगातार काम कर रहे थे। और जिस शहर में फिल्में बन रही थी, बॉम्बे उस वक्त, उसमें अम्बेडकर का योगदान बहुत सक्रिय था। वो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे थे, सोशल मूवमेंट्स लड़ रहे थे, इलेक्शंस लड़ रहे थे, कई तरह के सामाजिक आंदोलन बम्बई में कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि बम्बई के सिनेमा पर अम्बेडकर का कोई भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सिनेमा का सरोकार रहा है सामाजिक चेतना के साथ और सामाजिक चेतना को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब जाति का प्रश्न आता है उसमें कहीं ना कहीं वो इस इश्यूज को हाशिए पे रखती है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे 1970 तक जो 2 या 3-4 फिल्में हम लोग गिन सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अछूत कन्या है या सुजाता है या गंगा जमुना है या 70 के दशक में गंगा की सौगंध है, ये कुछ नाम मात्र की फिल्में हैं जिसने जाति का सवाल उठाया, उस पर बातचीत की और एक ठीक ठाक पहलू उस पर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जाति का सवाल बड़ा करने में अम्बेडकर का और तमिलनाडु में पेरियर का बड़ा नाम था, लेकिन इनकी जो दृष्टि है, इनका जो पर्सपेक्टिव है, कहीं ना कहीं सिनेमा से लगभग नदारद रहा, नहीं के बराबर रहा। और वो काफी देर के बाद मुझे लगता है कि जैसे 1990 के दशक के बाद हम लोग देख पाएंगे कि उस विषय पर को लेकर थोड़ी सी चेतना है और थोड़ा सा बदलाव हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन लंबे समय तक सामाजिक चेतना का सिनेमा रहा, अल्टरनेटिव सिनेमा रहा, लेकिन जाति का सवाल लगभग नदारद रहा।